नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को अपनी गुगली में फंसा लिया है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई और चर्चा में कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर हमला बोलने की पूरी तैयारी बीजेपी ने की हुई थी। जैसे शिकारी घात लगाकर बैठा रहता है, उसी अंदाज में बीजेपी के नेता संसद के भीतर तैयार बैठे थे कि कब राहुल गांधी अपना भाषण दें और कब उन्हें जी भर के कोसा जाए, क्योंकि आज सभी को अनुमान था कि राहुल गांधी संसद में भाषण जरूर देंगे। राहुल लोकसभा में आए तो आपने देखा कि वो आए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की जिम्मेदारी जो है वो गौरव गोगोई ने ही निभाई। गौरव गोगोई ने क्या कहा, किस तरह मोदी पर सवाल दागे, ये भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि राहुल गांधी ने आज कैसे बीजेपी को चकमा दिया। दरअसल कल जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई, तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। और चूंकि राहुल इस बीच मणिपुर जाकर भी आ गए हैं और इसीलिए अपने भाषण में राहुल गांधी मणिपुर को लेकर के मोदी को घेरेंगे। उनके भाषण में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने की उत्सुकता सभी को थी और बीजेपी की ओर से भी राहुल को जवाब देने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन जब बीजेपी को पता चला कि चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई कर रहे हैं, न कि राहुल गांधी, तो बीजेपी की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। आइए सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी की जगह जब आसंदी पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गौरव गोगोई का नाम पुकारा, तो कैसे प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं जरा। और यहां कैसे तीखी नोकझोंक होती है, तू मैं तक बात आ जाती है, देखिए जरा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। श्री गौरव गोगोई जी, एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. प्रधानमंत्री को बोलो तो हाउस को ऑर्डर में ले। सर श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं, उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। तो ये तीखी नोकझोंक नहले पे दहला या चौके पे छक्का कह सकते हैं। एक तरफ जहां चौका मारने की कोशिश
बीजेपी कर रही थी वहां छक्का मार करके गौरव गोगोई जो हैं वो आगे निकल गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या हम बताएंगे कि आपके दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी क्या बात होती है। ये अपने आप में, और यहाँ बहुत ही उत्तेजित होकर के खड़े हो गए गृह मंत्री अमित शाह। आप सबने देखा जो कुछ भी हुआ, दिन में भी हमारे तमाम साथी जुड़े हुए थे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, तब भी आपने देखा था और अभी भी आप देख रहे हैं क्या कुछ है। ये शुरुआत है और यहीं से आज के इस जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी थी उसकी शुरुआत थी। इसके बाद गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी, उस बात को भी सुनेंगे क्या कुछ कहा। उन्होंने 3 सवाल रखे थे, उन 3 सवालों को भी देखेंगे। लेकिन उसके बाद गौरव गोगोई के बाद में आए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो झारखंड गोड्डा से हैं सांसद, आप जानते हैं, और उनका जो भाषण था उसमें राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार को निशाने पर उन्होंने लिया। लेकिन फिर भी उस भाषण का कोई वजन बीजेपी के लिए नहीं रहा। जैसे बच्चा परीक्षा के लिए सबसे जरूरी और कठिन सवालों के जवाब रट करके जाए, मगर उसकी जगह दूसरे सवाल आ जाएं, तब भी वही रटे हुए जवाब लिख करके आ जाए तो फेल ही होगा, पास नहीं होगा। कुछ ऐसा ही हाल आज निशिकांत दुबे का हो गया। उनकी सारी तैयारी राहुल गांधी को घेरने की थी और राहुल ने भाषण ही नहीं दिया। जब भाषण ही नहीं दिया तो तैयारी करके क्या आए थे? तब भी अपने भाषण में निशिकांत दुबे जो हैं वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को ही घेरते हुए नजर आए। चलिए एक वानगी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, सुनिए जरा निशिकांत दुबे। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? तो सोनिया गांधी हंसेंगी नहीं तो और क्या करेंगी। अच्छा किया सोनिया गांधी हंस करके इस जो बातें हैं, अब यहाँ किन शब्दों का प्रयोग करूं, शब्द तो बहुत आ रहे हैं लेकिन नहीं बोलना चाहता हूं। मर्यादा का पालन करना ज़रूरी है पत्रकारिता में भी। खैर, जो हाल निशिकांत दुबे का संसद में दिख रहा था वही नरेंद्र मोदी का आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में दिखा। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर अपने भाषण में इंडिया को ही निशाने पर लिया और कहा कि वे यानी विपक्ष आखिरी गेंद पर छक्का मारना चाहते हैं। मोदी ने आज भी इंडिया के लिए घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। अब मोदी इंडिया को घमंडिया कहें या उसके नाम को लेकर कुछ और तंज कसें, इंडिया का फैसला इंडिया की जनता ही करेगी। और जहां तक आखिरी गेंद पर छक्का मारने की बात है, तो कौन जानता है कि कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही कोई ऐसा मैच हो जाए और मोदी देख लें कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है। कई ऐसे मैच हुए हैं दोस्तों जहां खिलाड़ी आखिरी गेंद पर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं। और आज तो राहुल गांधी की गुगली में जिस तरह से बीजेपी फंसी है, उसके बाद इंडिया के जीतने के चांसेस और बढ़ गए हैं। वैसे राहुल गांधी को कल संसद की सदस्यता वापस मिली और आज उनका पुराना बंगला यानी 12 तुगलक लेन पर जो उनका बंगला था वो भी उन्हें देने का आदेश जारी हो गया है। अब ये राहुल गांधी तय करेंगे कि वो इस बंगले में लौटें या कहीं और रहें। इस मामले में अभी 8 दिन का समय दिया गया है राहुल गांधी को, 8 दिन के अंदर वो बताएं कि उस बंगले में उनको जाना है या नहीं जाना है। इस विषय पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो राहुल गांधी का जवाब था कि समूचा हिंदुस्तान मेरा घर है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर आपको घर मिल गया है, क्या कहेंगे, तो उनका यही रिएक्शन था कि समूचा हिंदुस्तान मेरा घर है। जरा देखिए। घर तुम्हारा मिल गया सर, कितनी खुशी, सर कितनी खुशी सर। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप मणिपुर का बोलेंगे राहुल? बोलेंगे आप लोग? हेलो।
तो सुना आपने, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है कह रहे हैं राहुल गांधी। और फिलहाल तो राहुल गांधी इंडिया की बैठक में मुंबई जाएंगे। आप जानते हैं 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है। और उससे पहले 12 और 13 तारीख को, इसी 12 और 13 तारीख को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में रहेंगे। और इस बीच अब नाना पटोले जो महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात से मेघालय तक होगी। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि गुजरात के पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक होगी, लेकिन आज आधिकारिक घोषणा पहली बार हुई है कि ये यात्रा कहां से कहां तक होगी। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हो गई है कि गुजरात से लेकर मेघालय तक ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगी। कब होगी तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि जल्द होगी। हो सकता है कि 15 अगस्त से शुरू हो जाए। तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया था। अब भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण क्या तहलका मचाएगा? राहुल गांधी की आंधी किस तरह अब पश्चिम से पूरब की ओर चलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यह देख लेते हैं कि आज गौरव गोगोई ने अपने भाषण में क्या कहा, और फिर न्यूज पॉइंट में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गौरव गोगोई ने अपने भाषण में 3 बातें, उन्होंने प्रमुख बातें रखी हैं। उन 3 बातों को सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। पहले सुनते हैं गौरव गोगोई को। साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, 1 बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? तो ये 3 सवाल, बहुत वाजिब सवाल यहां पूछते हुए और यहां से अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए गौरव गोगोई, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सबने देखा। बहुत अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। कई लोगों ने जो बातचीत का और खासकर संसद की जो मर्यादा है उसको भी तोड़ा है, उसका भी उल्लंघन किया है। ये तमाम बातें हैं। उधर राज्यसभा में आज सुबह डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के लीडर हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद सभापति महोदय ने उनको फिर से वापस लिया। इसलिए वापस लिया क्योंकि सभापति महोदय ने, यानी कि जगदीप धनखड़ साहब ने वहां ये कहा कि इनके निलंबन पर जो वोटिंग होनी चाहिए थी वो वोटिंग हमने नहीं करवाई, इसीलिए निलंबन खारिज करके उनको वापस हम लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे हैं। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपना भाषण देंगे। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 10 तारीख को ही राहुल गांधी भी भाषण देंगे। कल राहुल गांधी भाषण नहीं देंगे, अभी तक की यह खबर है, लेकिन 10 तारीख यानी परसों राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देंगे, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी लोकसभा में। अमूमन देखा गया है कि जब भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होते हैं। आज प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, शायद कल भी न रहें, लेकिन परसों चूंकि उनको बोलना है तब तो आएंगे ही। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं हम।
और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे तमाम साथी देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ मीनू जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप जो भी जुड़े हुए हैं, आप सबका भी स्वागत है और स्वागत हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी और आप दोस्तों का भी स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। सीधा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कैसे देखा जाए जो शुरुआत से अभी तक आप देख रहे हैं आज की गुगली राहुल गांधी की? बहुत लोग जो बीजेपी के नेता हैं परेशान हैं, हैरान हैं कि हम तो आए थे राहुल गांधी के लिए तैयारी करके, यहाँ सवाल कुछ और आ गया, पढ़ कुछ और लिए। दो प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, आप भी हैं और फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हैं। और आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है कि बच्चे को पढ़ाया कुछ और, सवाल कुछ और आ गया, अब बच्चा करे तो क्या करे? आप लोगों से बेहतर जवाब और कौन दे सकता है? जरा बताइए पहले प्रोफेसर रविकांत जी और फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। ये सवाल एक्चुअली सिलेबस के बाहर का ही हो गया। निशिकांत दुबे से लेकर के इतने सारे लोग जो तैयारी करके आए थे, सवाल कुछ और आ गया। और ऑब्वियस है कि ऐसे लोगों का जिनके पास विवेक नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवरऑल पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कि कोई भी सवाल आ जाएगा तो कम से कम उसको वो कर सकेंगे। हाँ, कुछ सवालों की जाहिर तौर पर वो अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जो पीछे बैठने वाले विद्यार्थी, क्लास बंक करने वाले विद्यार्थी, जो बाहर मक्कारी करने वाले विद्यार्थी, ऐसे ही तस्वीर वहां पर दिख रही थी कि जो सवाल होगा बस उसी पर जवाब देंगे। वो सवाल भी बदल गया तो भी वही जवाब देंगे। इन्होंने खुद की तो मजाक बनवाया ही, पूरे सदन का ही मजाक बनवाया। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। मैंने कल या परसों ही इस बात को रेखांकित किया था कि नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी का सामना करें, और जो लंबे समय से सत्ता शेर का खाल ओढ़ करके असली भेड़िए के रूप में बैठी हुई थी, उसको नंगा किया राहुल गांधी ने। पिछले अडानी पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब राहुल गांधी बोल रहे थे, और वहीं से राहुल गांधी को तंग किया जाना शुरू किया, मतलब बड़े पैमाने पर। हालांकि उन्होंने कभी राहुल गांधी को बख्शा नहीं। और कितनी घृणा है राहुल गांधी के प्रति, उस पूरे गांधी परिवार के प्रति, कि वो कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं। कोई लाज शर्म नहीं है उनको। और ये उन्होंने अपने मोदी जी से सीखा है कि वो कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही उनके अपने जो सांसद है वो भी नहीं कर रहे। तीसरी बात कि जो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में जो थोड़ी सी आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे, हालांकि वो आशंका भी निर्मूल थी, जो ये सोच रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में लोकप्रियता मिली राहुल गांधी को, वो शायद यहां पर ना दिखाई पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने उस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के लिए बड़ा अवसर तैयार कर दिया है। आज की तारीख में इन 2-3 दिनों में इस देश के कोने कोने में लोगों ने राहुल गांधी के बारे में फिर से दिलचस्पी दिखाई है। वो आज चर्चा कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि पार्ट 2 में राहुल गांधी को और भी ज्यादा, शायद पहले से भी ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी। और राहुल गांधी की विश्वसनीयता तो अब अटूट हो गई है। आज की तारीख में सीधे 2 ध्रुव दिखाई पड़ते हैं, जो एक झूठ पर आधारित है, जो एक फरेब पर आधारित है, जो भ्रष्टाचार पर आधारित है, जो अहंकार पर आधारित है। लेकिन दूसरी तरफ वो लीडर है इस देश का जो बेहद सहज, सरल और इस देश के लिए खुल करके खड़े होने वाला व्यक्ति है। महंगाई का सवाल उठाता है, बेरोजगारी का सवाल उठाता है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ भी संवाद करता है। वो व्यक्ति किसानों के साथ, उन महिलाओं के साथ भी जो सोनीपत पानीपत का आपने जो
देखा होगा पिछले दिनों दृश्य जो आए थे, उनको भी लोगों ने देखा, अपने घर बुलाया उन्होंने। इतनी आत्मीयता, क्या नरेंद्र मोदी ने कभी किसी को इस तरह से आमंत्रित किया? ये राहुल गांधी जो आज पूरे भारत और विपक्ष और इंडिया अलायंस, ये भी सवाल उठ रहे थे एक जमाने में कि साहब ये जो इंडिया अलायंस बना है उसके केंद्र में राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, उनकी स्वीकार्यता होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो कई वरिष्ठ नेताओं के सामने अभी उस तरह से वो सहज नहीं हो पाते हैं, वो नेता जो अपने आप को वरिष्ठ समझते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कल पहुंचे हैं तो उन तमाम नेताओं ने जो विपक्षी दलों के थे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, और इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के बीच में, देश के उन तमाम मुद्दों के बीच में और जो आने वाला वक्त है उसके केंद्र में भी लाकर के खड़ा कर दिया है। और इसीलिए ये बौखलाहट पार्लियामेंट के भीतर दिखाई पड़ रही है, और वो डर तो वहां भी होगा जहां वो आज पहुंचे नहीं, वो शायद परसों होंगे, और परसों वो कैसे राहुल गांधी की निगाहों का सामना करेंगे। लेकिन राहुल गांधी है कि वो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करते रहे, वो फिर से करेंगे, वो फिर से पूछेंगे कि मोदी जी अडानी के साथ रिश्ता क्या है। ये राहुल गांधी फिर से पूछेंगे, मणिपुर का सवाल पूछेंगे, नूह में जो हो रहा है उस पर भी सवाल पूछेंगे, और टमाटर का जो भाव है उस पर भी सवाल पूछेंगे। इसीलिए वो घबराहट, वो बेचैनी उस पूरे पक्ष में दिखाई पड़ती है जहां आज की तारीख में अंधेरा है, बेबसी है, लेकिन गुस्सा है, क्योंकि उनको नफरत और गुस्सा के सिवाय कुछ आता नहीं। जी, नफरत, गुस्सा, बेबसी, ये तमाम चीज़ें, और क्यों ये सारी चीज़ें चस्पा हो रही हैं कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, ये बातें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और ख़ासकर सत्तारूढ़ दल को। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी जी, आपके पास भी उसी सवाल के साथ आता हूँ। पढ़ाए कुछ और, सवाल कुछ और आया, जवाब देने की जगह उसी पढ़े हुए जो रटी रटाई चीज़ थी उसी का जवाब लिखकर चले आए, और वही तो आज हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कहानी जो है, बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी भी हो चुकी है। राहुल गांधी अब गुगली मारना, गुगली फेंकना सीख चुके हैं क्या, ये भी माना जाए, क्योंकि 11:55 पे चिट्ठी वापस ली जाती है और कहा जाता है कि नहीं जी, गौरव गोगोई बात करेंगे आज। ये गुगली नहीं तो और क्या है। देखिए राजीव जी, मेरे को आज सुबह तक अपने एमबीए होने पर बहुत गर्व था। मैंने सन 76 में एमबीए किया था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि निशिकांत दुबे ने भी एमबीए किया है, और निशिकांत दुबे का भाषण सुन के मेरा मन हो रहा है अपनी एमबीए की डिग्री को फाड़ दूं। निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में मोदी जी की तुलना द्रौपदी से कर दी। उन्होंने कहा कि ये महाभारत के युद्ध में जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वैसे चीरहरण हो रहा है, और ये बैठे हैं भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। अरे द्रौपदियों की तरह नारियों का चीरहरण तो मणिपुर में हुआ है, नूह में हुआ है, मेवात में हुआ है। मोदी जी का लिंग परिवर्तन आपने क्यों कर दिया? देखिए, वास्तविकता में मोदी जी, मुझे लगता है अब निशिकांत दुबे को अगली बार इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे। और निशिकांत दुबे ने एक और संदर्भ लिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मेरे परिवार ने त्याग किया है, मेरे मामा जो थे वहां पे बड़े अधिकारी थे और उनके पूरे दोनों पैर जो है उनको उग्रवादियों ने उड़ा दिया था। अरे अरे, मामा तक क्यों जा रहे हैं, ननिहाल तक क्यों जा रहे हैं निशिकांत दुबे जी? क्या आप मणिपुर गए? आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन वहां पर गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन या एनडीए का डेलीगेशन मेवात गया? क्योंकि मुझे यह सूचना मिल रही है कि इंडिया का डेलीगेशन नूह में और मेवात में जा रहा है। और जैसे आपने खबर दी कि अब जो ये पदयात्रा होगी, ये पदयात्रा उनके जख्मों को, उनके घावों को सहलाने के लिए वहां पहुंचेगी। और जिस प्रकार की भाषा लोकसभा में, ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता। आपने नारायण राणे का, एक मंत्री का भाषण सुना होगा, इतनी निर्लज्जता का भाषण। मैं तो अपने बच्चों को और अपने पोते और पोतियों को ये कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले या एनडीए वाले भाषण दें तो मैं अपना टीवी ऑफ कर दूंगा, लेकिन वो चलिए इंटरनेट से, मोबाइल से देख लेंगे,
तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा। मैं कहूंगा जब राहुल गांधी बोले या सोनिया गांधी बोले तब तो टीवी को ऑन करूंगा, संस्कार सिखाऊंगा उनको कैसे। आप राजीव जी एक घटना बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, राहुल गांधी ने आज तक कभी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है क्या? लोकसभा के अंदर अपने धुर विरोधी की सीट पर जाना और उसे गले मिलना और ये कहना कि आई लव यू, और उस विरोधी को ये समझ में नहीं आया कि आदमी मुझे आई लव यू कह के गले क्यों लगा रहा है, और उसकी बहन अपने पिता के हत्यारों को माफ करने की बात करें। ये होती है सनातनी परंपरा, ये होती है देश की मर्यादाएं। और जिस प्रकार से नारायण राणे ने दूसरे लोकसभा के सदस्य को कहा है बैठ जाओ मैं तुम्हें औकात सिखा दूंगा, ये पार्लियामेंट में अगर इस तरह की भाषा एक मंत्री बोलेगा, ये मेरी देश की नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी क्या? निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से सोनिया जी जैसी मर्यादित महिला के संदर्भ में टिप्पणी की है, ये तो सोनिया जी की महानता थी कि उन्होंने इसमें आपत्ति नहीं, खड़ी नहीं, मुस्कुराती रही, क्योंकि वो भारतीय नारी का पूरे गुण अपने ऊपर समावेश कर लिया है सोनिया जी ने। वरना जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा निशिकांत दुबे ने एक भारतीय नारी और भारतीय बहू जिसके पति और जिसके सास का इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, इस प्रकार की भाषा नहीं मैं अपने बच्चों को और अपने देशवासियों को सुनने देना चाहूंगा। तो सारी अमर्यादा एक तरफ रही और सारी मर्यादाएं दूसरी तरफ रही। अब देश की जनता को चुनना है, मर्यादाओं के साथ रहे, अमर्यादाओं के साथ रहे, कौरव के साथ रहे, पांडवों के साथ रहे, राम के साथ रहे और रावण के साथ रहे। जी जी बिल्कुल। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं, आप जानते हैं, कद्दावर नेता महाराष्ट्र के, कह रहे थे अरे बैठ, पीछे बैठ, औकात नहीं है उनकी, तुम्हारी औकात निकालूंगा, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस अगर ऐसी बातें अगर सदन के अंदर बोली जाएं तो फिर आगे सही कह रहे हैं स्वामी जी कि बच्चों को तो बिल्कुल मत बोलिए कि भैया आप इन नेताओं के भाषण सुनो। उसमें भी जैसे हम लोग कहते हैं कि कम से कम पार्लियामेंट में जो बातें हो रही हैं उसको सुन लिया करो, ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ और सिखाएंगे ये नेता, ऐसी भाषा। और फिर कहेंगे आपने तो कहा था पार्लियामेंट के में नेताओं की बयानबाजियां, उनके भाषण को सुनो, और भी अविश्वास प्रस्ताव पे भाषण चल रहा है, बात हो रही है। खैर मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी कैसे देखा जाए राहुल गांधी की गुगली को, कैसे देखती हैं आप? देखिए राजीव जी, जो आज राहुल गांधी ने गुगली फेंकी उससे उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया निशिकांत दुबे को कि उससे वो जो तैयारी करके आए थे, जो आप सवाल कह रहे हैं उसमें जो जो आप उनके जुमले सुन रहे हैं बिलो द बेल्ट और इतनी घटिया, जिसको कहते हैं ना घटिया तम शब्द वो और वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने यही सोच के आए थे वो कि राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद मैं ये बोलूंगा और इस तरह से इनकी वो उतारूंगा, कपड़े उतार दूंगा इनके बिल्कुल सदन के अंदर। लेकिन वो सारा का सारा प्रीएम्प्ट हो गया और उनका जो काउंटर अटैक था वो बिल्कुल ब्लंट भौंतरा पड़ गया। तो उसका जो प्रभाव जो था, जो वो चाह रहे थे, और ये जो वो प्रभाव जो है वो निष्प्रभाव होने के साथ साथ इसमें दूसरी बात एक और हुई है। देखिए राहुल गांधी को जो ये बुलवाना चाह रहे थे उसको एक तो राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अभी आज नहीं बोलूंगा। अब मोदी जी को दोबारा से ऑर्डर लगाए कि यार इनके पास कुछ और खबर तो नहीं आ गई नहीं, जो ये आज ये बोल रहे हैं, जो ये आज इन्होंने राहुल गांधी को पीछे विड्रॉ किया है कि राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे, परसों बोलेंगे। तो ये जो निशिकांत दुबे है ये वही व्यक्ति है जिसने महुआ मोइत्रा को वैशाली की नगर वधू कहा था। तो सोनिया गांधी के लिए तो शुक्र मनाइए कि उसने जर्सी गाय नहीं कहा, आप ये मनाइए शुक्र। मैं निशिकांत दुबे के हिसाब से तो वो बड़े सभ्य शालीन भाषा बोली उसने सोनिया जी के लिए। लेकिन जो भी हो रहा है, जो नारायण राणे का आपने बताया या इसके अलावा जो भी नेता बोले, उनका भाषा का स्तर घटिया ही था। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी किस स्तर का भाषण करेंगे परसों को, बस उसमें भी इससे भी ज्यादा निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। और उसमें अफसोस की बात यह है कि सत्ता पक्ष के नेता जो हैं तालियां बजाकर मेजे थपथपाते रहते हैं लगातार। मतलब उससे ये पता चलता है कि उनका स्तर भी ऐसा ही है, जो वहां 303 लोग बैठे हैं
वो भी इसी निम्न स्तर की भाषा को एंडोर्स करते हैं। तो ये संसद में भाषा, जिसको भाषा का स्तर और डिबेट का स्तर ये आ गया है आज हमारे देश में। बात हो रही है मणिपुर पे, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके प्राइवेट जो निजी जिंदगी पे बात कर रहे हैं। रही सोनिया गांधी की बात, उन्होंने हंस के इसलिए डाला, उन्होंने ये मैसेज दिया कि तू जो कह रहा है, मैं यही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं, तू जो कह रहा है उनका महत्व मेरे लिए एक चुटकुले से ज्यादा नहीं है जो तू बोला है अभी अभी, तो दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग। तो उनको तो अगर समझ में आ गया निशिकांत दुबे को, शायद ना भी समझ में आया हो, फर्जी डिग्रीधारी है वो भी, ऐसा बताया जाता है कि उनकी डिग्री में भी कुछ लोचा है, तो उनको अगर समझ में आ गया हो तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए अपने इस शब्दों के लिए जो वो बिलो द बेल्ट सोनिया गांधी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये तो एक बहुत छोटा आक्रमण है जो उन्होंने किया, इससे भी बड़े बड़े आक्रमण इन्होंने उस परिवार के ऊपर किए हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जो छोड़ दीजिए, एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार नहीं है क्या? वो वंशज नहीं है स्वतंत्रता सेनानी के? मैं पूछना चाहती हूँ पैनल से भी और दर्शकों से भी कि ये गांधी परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज है या नहीं? स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को आज भी पेंशन दी जाती है इस देश के अंदर, और इनको पेंशन में क्या मिल रहा है? गालियां और भद्दी से भद्दी, चॉइसेस्ट ऑफ एक्सप्लेटिव्स, जिनका कि आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगी। ऐसा क्या, जो इस परिवार ने ऐसा क्या नुकसान पहुंचा दिया है इस देश को? क्या हो गया है? तो ये बात कोई पूछता नहीं, ना कोई बात करता कि ये उसको छोड़िए, आपकी इनके दादा ये थे और नाना ये थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी नाना या दादा थे उनके, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान दिया है। जो राहुल गांधी की आज बंगले की और इसकी बातें हो रही हैं, तो राहुल गांधी के पास तो आज बंगला भी नहीं है, जिसको आप राजकुमार कह रहे हैं, उसके पास घर भी नहीं है। अब ऐसा निष्प्रह व्यक्ति, उसके घर के जो नाना दादा जिनको आप कह रहे हो, उन्होंने तो सब दान कर दिया देश को, अपना जो भी कुछ इलाहाबाद में था उन्होंने सारा दान कर दिया देश को। आप उनका क्या मुकाबला करोगे? और मैं तो कहती हूँ 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी को अब जाना नहीं चाहिए, उनके लिए सुरक्षित नहीं है 12 तुगलक लेन। अब कारण आप सब लोग अंदाज लगा सकते हैं। अपनी मां के साथ ही रहे 10 जनपद में, और वो उनके लिए शुभंकर रहा है। 10 जनपद वहीं रहे 2024 तक। मेरी तो सलाह ये है, राहुल गांधी की को नेक सलाह दे रही हूं, माने तो बहुत बढ़िया रहेगा, हिले नहीं, अभी वहीं रहे। अभी 2-3 महीने भी तो रहे हैं, होती है असुविधा। देखिए एक ही जगह में, एक ही कंपाउंड में 2 सांसदों का रहना, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन उसको बर्दाश्त कर ले थोड़ा सा, और वहीं रहे। 12 तुगलक लेन में तो बिल्कुल ना जाए, किसी कीमत पे ना जाए। तो ये और बात मणिपुर की हो रही है। देखिए मणिपुर में जो हुआ है, इनको जो ये बकवास कर रहे हैं, जो ये महिलाओं के ऊपर, सोनिया के ऊपर जो बोल रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। वहां हुआ क्या है? वहां मैतेई महिलाएं, जो इनको की ये तथाकथित तौर पे भाजपा का सपोर्ट है, उन्होंने ही कुकी महिलाओं को वहां के मर्दों के हाथ सौंपा, और उन्होंने ये तक कहा कि भाई इनके जो नंगा घुमाया जा रहा है उसके तो वीडियो हैं, जो रेप हुआ उसका वीडियो नहीं है, पहले रेप का वीडियो दिखाओ। वो महिलाएं कह रही है तब मानेंगे हम। मतलब अब इस देश के अंदर ये रिवाज होगा कि जिसका रेप हो रहा है उस स्त्री की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो वीडियो बनाए उसका, ताकि प्रूफ के तौर पे कोई पेश कर सके। ये इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में बोले। ये कोई नहीं बोल रहा है। ये मतलब इस स्तर तक इतना मानसिक रूप से उनको रुग्ण बना दिया है आपने महिलाओं को। देखिए महिलाएं, अगर मैं महिला हूं, महिलाएं अगर इस तरह के कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन में होती भी है, कहीं मर्डर भी हो रहा होगा सामने उनके, तो महिलाएं जो है उसको रोकने की कोशिश करती है, ना कि आग में घी डालने का। वो कहती है भाई रुक जाओ, चाहे उसको ही नुकसान पहुंच रहा हो। लेकिन यहाँ महिलाएं हिंसा में शामिल है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि महिलाएं आर्मी के जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, पैरामिलिट्री, उनके आई कार्ड मांग रही है, उनसे आधार कार्ड मांग रही है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है कि अपने आधार कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, कौन हो तुम। तो ये तो वहां पे स्थिति हो रही है।
गलत तरीके का इस्तेमाल। और जो वहां पे जो जहर की खेती बोई गई है मणिपुर में, वहां पे जो ये दिमाग में भर दी गई है इस तरीके की चीज की, जो महिलाओं का रेप करवाने के लिए उनको धक्का दे रही हैं आगे और पकड़ के उनको ले जा रही हैं हाका लगा के, तो ये तो वहां पे मनोवैज्ञानिकों को भेजे जाने की जरूरत है कि ये इन महिलाओं के दिमाग को हुआ क्या है। उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, उनके दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। जिस तरीके का विषैला उसमें विष जहर भर दिया गया है वो बगैर काउंसलिंग के निकलेगा नहीं। वहां साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन उनको मोदी जी को या उनकी सरकार को तो समझ में नहीं आएगा। वो तो उनके लिए तो महिलाएं जर्सी गाय वगैरह हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है उनके लिए, महिला जर्सी गाय है, दीदी है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत सीरियस चीज है, और ये चीज अगर वहां से किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये ग्रेजुअली पूरे भारत में फैलेगी। कल को हम भी सुरक्षित नहीं होंगे, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि पता चला कि विपक्ष की महिलाएं हमारे ऊपर छुड़वा रही हैं अपनी पार्टी के मर्दों को। तो ये भी हो सकता है। इतना खतरनाक मंजर, और आप उसको हंस रहे हैं, मजाक में ले रहे हो, वो उसको एक दूसरे को गंदी गंदी भाषा में घुड़क रहे हैं। एक पता चलता है कि कितने निम्न स्तर के सोच वाले लोग इस पार्टी के अंदर भरे हुए हैं, गिरोह है ये। जी राजीव। मीनू जी बहुत गंभीर बात आप कर रही हैं, और इसी गंभीरता की ज़रूरत आज सदन में थी, क्योंकि चर्चा जो थी वो मणिपुर पर थी। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आया और मणिपुर पर चर्चा न करके यहाँ बात कुछ और होने लगी कि राहुल गांधी भाषण इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि शायद देर से जगे हों, सुबह लेट हुई हो उनकी। उसके अलावा बहुत सारी बातें जो सुन भी लिए, थोड़ी सी बात हम ज़्यादा सुनाना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते, और अभद्र बातें, गलत बातें कितनी सुनाई जाएं यहाँ पे, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम भी सीरियस चर्चा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपने मुद्दों पर हम भी टिके रहें, जो बातें हो रही हैं उसी की इर्द गिर्द हम रहें। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, जो एक गंभीरता होनी चाहिए थी आज सदन में, वो गंभीरता शुरुआत से ही नहीं दिखाई दी। राहुल गांधी नहीं बोलने आ रहे हैं तो इसमें तकलीफ क्या थी संसदीय कार्य मंत्री को? संसदीय कार्य मंत्री का यहाँ ये कहना कि अभी 11:55 में आपको एक चिट्ठी दी गई है, गौरव गोगोई ने तो बिल्कुल ठीक पकड़ा कि भाई अध्यक्ष महोदय, आपके कमरे में कौन जाता है, आपके दफ्तर में हम क्या देते हैं, कौन चिट्ठी देता है, इससे ये बातें कैसे लीक हो जाती हैं? सवाल तो है। और इसके बाद राहुल गांधी नहीं आए, तकलीफ क्या थी? यहीं से आपसे भी आपकी बात शुरू करना चाहता हूं, आखिर तकलीफ क्या? जी राजीव जी, आपने एक तस्वीर दिखाई अभी कि सोनिया गांधी हंस रही हैं जब निशिकांत दुबे कुछ अनाप शनाप बातें कर रहा है। वो हंस असल में इसलिए नहीं थी कि उनको निशिकांत दुबे किस मुसीबत में फंस चुके हैं उसका अंदाज था। उनकी जानकारी में था कि राहुल गांधी को आज नहीं बोलना है। ये सोचा समझा फैसला है जिसमें बीजेपी बिल्कुल ट्रैप में आ गई और पूरी तैयारी के साथ वो वहाँ पहुँच गए राहुल गांधी को हुट करने के लिए। और अगर आप सदन की कार्रवाई, हम लोग उस वक्त लाइव थे, आप देखिए कि ये देखिए सोनिया गांधी हंस इसीलिए रही है कि उनको मालूम है कि वो किस मुश्किल में वो फंस चुके हैं, और वो बीच मझधार में है। 5 मिनट में वो स्पीच अपनी बदल नहीं सकते थे। स्पीच वो लिख कर लाए थे राहुल गांधी की, जैसे बाकी मित्रों ने कहा, और वो तैयारी केमिस्ट्री की करके गए थे, पेपर हिंदी का आ गया और तैयारी थी नहीं उनकी। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बोला, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जो आज ये गुगली जो आपने लिखा है, इसी को पहले इस पर चर्चा की जाए। देखिए, बीजेपी अपने आप को बहुत होशियार पार्टी मानती है, उसका एक मीडिया प्रचार भी है, कुछ चाणक्य वगैरह की उपाधि भी लोगों ने अपने आप को दे रखी है। कोई पन्ना प्रमुख है वहाँ बैठे हुए बहुत सारे इनके पीछे, या ये खुद भी। ये सारे लोगों को एक छोटी सी बात ये समझ में नहीं आई। हम लोग दिन में चर्चा कर रहे थे जब ये लाइव चल रहा था कि मणिपुर पे अपोजिशन चर्चा करना चाहता था, सरकार चर्चा
नहीं होने दे रही थी काम रोको प्रस्ताव के तहत। तो मणिपुर पे डेडलॉक था। मणिपुर के डेडलॉक का रास्ता अपोजिशन ने निकाला कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, जिसमें कि चर्चा स्पीकर टाल नहीं सकते थे, उनको करना ही था। तो जाहिर सी बात है कि जिसने अब वो प्रपोजल किसका था, प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव दिलाया किसके गया था, अखिल गोगोई के जरिए दिलाया गया था, गौरव जो गोगोई पूर्वोत्तर से जी, गौरव गोगोई गौरव गोगोई की तरफ से दिलाया गया था। अब वो गौरव गोगोई अगर पूर्वोत्तर से आते हैं, उन्हीं के नाम से नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि डिबेट को वही ओपन करेंगे। और डिबेट को मान लीजिए कि राहुल गांधी भी ओपन करते तो भी गौरव गोगोई ही उस प्रस्ताव को पढ़ते, जो उन्होंने पढ़ा भी स्पीकर के कहने पर। तो ये बड़ी लॉजिकल बात थी कि पूर्वोत्तर का मामला है, पूर्वोत्तर का सांसद है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो वही बोलेंगे। ये मीडिया में खबर लीक करके कांग्रेस ने इनको ट्रैप में ले लिया और ये मुश्किल में फंस गए। इस मुश्किल को सोनिया गांधी जानती थी, इसीलिए वो हंस रही थी। दूसरी बात ये कि देखिए, जिस तरीके की बातें, भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है सांसदों ने, चाहे वो राणे हों, चाहे वो बीजेपी के दुबे साहब हों, इन लोगों की मनस्थिति देखिए राजीव जी क्या है कि निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, पहचान की राजनीति, उसमें तमाम सारी जो जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है या आरएसएस करती है, उसमें तमाम जो मर्यादा, नैतिकता, तर्कशीलता, इन सब का स्कोप नहीं है। वो नारेबाजी के इर्द गिर्द है और बहुत ज़्यादा पुरुषवादी है। आप ये देखिए कि जो उन्होंने कहा कि रासलीला और करेक्टर ढीला, एक फिल्मी गाने से उन्होंने लिया, ये नितांत पुरुषवादी एक्सप्रेशन है। किसकी सी करेक्टर ढीला, क्या ये किस तरफ संकेत करता है? ये भाषा असंसदीय है, वो बात अलग है, लेकिन मैं इस राजनीति को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये राजनीति बेसिकली जो एंटी माइनॉरिटी केवल नहीं है, केवल ये एंटी दलित नहीं है, ये पुरुषवादी भी है, ये महिला विरोधी भी है। एक नितांत महिला विरोधी ही इस तरीके की बात कर सकता है जो इन्होंने की है। और जहाँ तक राहुल गांधी के अंतिम दिन बोलने का सवाल है, देखिए मीडिया का खेल अब वो भी जानते हैं, कांग्रेस भी। आखिरी दिन बोलेंगे, मोदी साहब भी बोलेंगे। मोदी साहब का प्लान ये रहा होगा कि आखिरी दिन बोलेंगे, मुशायरा लूट लेंगे, कुछ भाषण जैसे वो देते हैं वो देंगे, एक खास किस्म की बॉडी लैंग्वेज के साथ, और छा जाएंगे। अब होगा ये कि 1 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंतराल में दोनों भाषण होंगे। तो उस दिन परसों जब हम आप यहाँ पे न्यूज़ पॉइंट में चर्चा कर रहे होंगे तो हमारे पास दोनों भाषण होंगे। टीवी चैनलों के प्राइम टाइम में जब चर्चा हो रही होगी तो दोनों भाषण होंगे। तो ये एक गुगली नहीं है, ये 2 गुगली फेंकी है कांग्रेस ने, जिसमें ये फंस गए हैं और ये क्लीन बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी भारत जोड़ो यात्रा सेकंड पार्ट में आएंगे जी, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी आधिकारिक आज सूचना दे दी गई है, घोषणा हो गई है। और ये कि अब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरात से लेकर के मेघालय तक होगी और बहुत जल्द होगी। ये आज नाना पटोले ने इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद से कई कार्यकर्ताओं में, अलग अलग देख रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और दूसरी तरफ क्या बीजेपी जो है वो कांग्रेस के ट्रैप में, जाल में फंस गई?
और यही हम लिख रहे हैं कि राहुल की गुगली में फंसी बीजेपी। क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के कल एक बात चलाई गई। हम भी सुबह से बैठे थे और नहीं आज राहुल गांधी भाषण नहीं देते, फिर भी हम आपके बीच सुबह आते ही जो ब्रेकिंग लेकर के हम आए थे और उसमें ये ज़रूर दिखाने की कोशिश करते कि अविश्वास प्रस्ताव में चल क्या रहा है। राहुल गांधी के नाम को लेकर के चर्चा फैलाई जाती है और बीजेपी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी तैयारी करती है, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी बोलने नहीं आते हैं तो तिलमिलाई हुई बौखलाई हुई भाजपा जो है वो सदन के अंदर उनके संसदीय कार्य मंत्री जो है वो कहते हैं कि 11:55 पर यह पता चलता है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो गया? और यहां भी वो ट्रैप हो रही है, यहां भी वो फंस रही है। वो फंस ऐसे रही है कि आखिर अध्यक्ष के कमरे में कौन जाके क्या बात करता है, ये दूसरे लोगों को क्यों और कैसे पता चल जाए, ये बात भी होती है। तो बहुत कुछ है फंसी हुई भाजपा और उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहां अगर राहुल गांधी संसद के अंदर आते हैं, देखिए पिछले 3-4 दिनों में कितनी चीजें बदल गई हैं। संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। 3-4 दिनों में संजय जी देखिए चीजें कैसे तेजी से बदल रही हैं। पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक की खबर मिलती है, उसके बाद कल 3 दिन बाद जो है कल राहुल गांधी की एंट्री होती है 137वें दिन संसद भवन में। ज़बरदस्त तस्वीर थी, वहाँ की विजुअल्स थे। राहुल गांधी जाते हैं और बापू की मूर्ति के सामने पहले उनका नमन करते हैं और उसके बाद सदन के अंदर आते हैं। ये तस्वीर भी हम सब ने देखी और आज राहुल गांधी बोलेंगे, इस बारे में चर्चा कल से खूब होती है। सब तरफ चर्चा यही रहती है, राहुल गांधी बोलने वाले हैं, पूरी तैयारी बाकी तमाम मीडिया की। कई लोग इधर उधर सब तरफ भाग रहे थे, बस राहुल गांधी बोलने वाले हैं और आज हम पकड़ लेंगे और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक रगड़ डालेंगे राहुल गांधी को। लेकिन यहाँ राहुल गांधी चुपचाप। एक डेवलपमेंट उस बीच ये होता है कि राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला ऑफर किया जाता है कि अब आप 8 दिन के अंदर बता दीजिए कि उस बंगले में आपको अगर जाना है तो वो आपके लिए तैयार है। संजय जी, मुझे 2-4 बातें बचपन में बता दी गई थी, मैं अभी उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि लोगों को ये बुनियादी बातें भी नहीं बताई गई हैं और तब ये लोग सांसद बन गए हैं। तो पहला ये था कि आप चाहे जितने चालाक होइएगा, लेकिन दूसरे को बेवकूफ तो मत समझिए। दूसरा भी पलटवार कर सकता है, वो भी आपकी तरह चालाक हो सकता है, वो भी आपकी तरह चालें चल सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। तो ये है कि वो समझते हैं कि हम ही चालाक हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो पहली गलती ये है इन लोगों की। और दूसरा ये कि अगर सड़क पे चलते में कुछ गंदा लग जाए तो उसको पोंछिए, झाड़िए, आगे बढ़िए, इस चिंता में मत पड़िए कि क्या लगा है। तो बहुत चालाक लोग होते हैं तो उसको पहले सूंघते हैं, फिर छू के देखते हैं और तब भी नहीं समझ में आता है तो चाट के देखते हैं कि है क्या असल में। तो ऐसे बुद्धिमान लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता है। और अगर आप शिक्षा ही गलत होगी या कायदे की शिक्षा नहीं होगी तो यही सब सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। तो इन लोगों का हाल यही है। इन लोगों को बता दिया गया कि ऐसे ऐसे करो तो सांसद बन जाओगे, तो ये सांसद बन गए और सांसद बनने की अब कीमत चुका रहे हैं कि जो कहा गया वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब हमारे साथ हैं। और पहले तो वो कांग्रेस में लोकतंत्र की बात करते थे, अब बीजेपी के लोकतंत्र की बात वो नहीं करते हैं। तो जो लोग, वो पूरा क्लास डिफरेंस है जिन लोगों को ये जितवा कर अपने साथ लाए, वो इसीलिए आंख मूंद कर इनके साथ अभी भी इस हालत में है कि उनको डेमोक्रेटिक उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो जानते हैं कि हम अगर इनके साथ हैं तो अगला चुनाव जीत सकते हैं या जीत जाएंगे, नहीं तो फिर हार सकते हैं या हम जो थे वो वापस हो जाएंगे। तो ऐसे लोग यही करेंगे। और इनकी मैं ये बता रहा हूं कि इसके लिए जाहिर है कि जरा सा भी अगर आदमी समझदार होगा तो ये सब नहीं करेगा, या कुछ पाते ही, कुछ अच्छी स्थिति में पहुंचते ही इससे अलग होने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि ऐसे ही लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते तो इनकी मजबूरी है कि ये यही करें। अब जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ तो परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। परेशान हुए तो ये इनका लेवल बताता है। लेकिन जवाब में जो गौरव गोगोई ने कहा कि क्या हमें यह बताना चाहिए कि आपके ऑफिस में क्या होता है और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो बिल्कुल मारक था और हिल गए।
गृह मंत्री ने उसके बाद में जो कहा बता दीजिए, क्यों नहीं बताया लोगों ने? और क्यों नहीं गौरव गोगोई से कहा कि आप ही बता दीजिए? लेकिन वो इसीलिए कि सबको पता है कि क्या होता है और कैसे होता है, और एकदम गौरव गोगोई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, जो जाहिर है उनकी योग्यता और क्षमता के कारण ही था। वो सीख कर और तैयारी करके नहीं जा सकते थे। जहां तक भाजपा वालों की बात है, ये फंसते रहे हैं, मार खाते रहे हैं, पिटते रहे हैं और मानते नहीं हैं कि हम पिट गए। जब ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, तभी स्मृति ईरानी ने कह दिया कि वहां नहीं गए, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बाद में पता चला कि सब करके आए थे। तो स्मृति ईरानी ने अगर राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हरा दिया, तो वो ये समझती है कि वो बहुत बुद्धिमान है या बहुत ही लोकप्रिय है, जो भी समझे वो। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि राहुल गांधी ये पहले समझ गए थे और वायनाड से जीत के आ गए। तो ये क्लास डिफरेंस है या मुकाबला है, वार का मुकाबला है। आप इसको जैसे भी लीजिए, तो दोनों में कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है, ये हर बार दिखता है। लेकिन उनका अपना स्तर है, उनका अपना स्तर भी है इसलिए कि वो वही वोट चाहते हैं। जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं, वैसे ही लोगों का वोट भी वो चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि नारी का अपमान है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ये आजकल जो इंडियन सोसाइटी है, मैंने अब तो काफी इंप्रूव हो गया है, लेकिन जो जिस क्लास के लोग हैं, एक क्लास है जहां औरतों को कुछ पूछा ही नहीं जाता है। कहने को उन्होंने कह दिया कि सोनिया गांधी चाहती है कि अपने बेटे को सेट कर दे, लेकिन हिंदी पट्टी में कौन सी मां मिलेगी जो अपने बेटे को सेट कर पाएगी? और अगर सेट कर पाती तो वो पढ़ा ही देती, सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो सोनिया गांधी ने कर दिया है। और राहुल गांधी सांसद हो गए तो सेट करने की जरूरत वहां नहीं है। ये लालू यादव के केस में भी कहा गया था कि सेट करने की जरूरत है, सेट करने की जरूरत वहां भी नहीं थी। मीसा भी एमबीबीएस की हुई है। आप ये कह सकते हैं कि कैसे की और टाटा के कोटा में एडमिशन हुआ था वगैरह वगैरह, लेकिन सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जानते नहीं है, ये उस क्लास को टारगेट करते हैं और लगता है कि अरे सोनिया गांधी विदेशी और हमने सोनिया गांधी को क्या बोल दिया। तो ये उनको अच्छा लगेगा जो लोग ऐसे ही हैं, जिनके यहाँ माँ दादी वैसी ही हैं, तो उनको वो अच्छा भी लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। हम लोग को बुरा लगता है क्योंकि हम लोग उसको पसंद नहीं करते। तो इनका टारगेट ऑडियंस भी वही है और वो वोटर भी वही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर वैसे ही करते हैं और ऐसे ही लोग चुन कर आए हैं ज्यादातर, जो इसी तरह की बातों से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। अलग अलग तरह से पॉपुलर हुआ जाता है। राहुल गांधी का तरीका अलग है और नरेंद्र मोदी का तरीका था कि राहुल गांधी को डैमेज कर दो और एक शब्द राज में रहो। अब वो प्लान फेल हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो प्लान ए के बाद प्लान बी भी होना चाहिए, इन लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो ये सब दिखाई दे रहा है और सिर्फ गुगली में नहीं, ये तो हर चाल में फंस रहे हैं, हर चीज में फंस रहे हैं। बेसिकली इन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम इतनी ज्यादती करेंगे और सरकार में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब डर, हारने का डर नहीं है। कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हारेगा ही। कोई अनंत काल तक सरकार में तो रह नहीं सकता है, हारना ही था। लेकिन ये लोग डरे इसलिए हुए हैं कि अगर राहुल गांधी ने बदला लेना शुरू कर दिया और जैसे चिदम्बरम को 100 दिन के बदले 100 दिन जेल में रखा गया, वैसे ही राहुल गांधी ने या जो बाद वाली सरकार ने करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा। बिल्कुल, मामले तो कई हैं। तो इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान है और ये पूरा लेवल का मामला है। और मुझे लगता है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा वोटर्स को, तब तक बात बनेगी नहीं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। वोटर्स को समझना चाहिए कि दोनों अलग क्लास के लोग हैं और अलग अलग तरह की चीजों के लिए लड़ेंगे या अलग अलग चीजें देंगे। ये समझना चाहिए वोटर्स को। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। और वोटर्स बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं एक एक बात को। जैसे हम और आप समझ रहे हैं वैसे ही वोटर्स भी समझते हैं। मीनू जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ज़रूर सवाल करना चाहूँगा। और चूंकि पार्ट 2 और क्या लगता है पार्ट 1 जो है उसमें जो रिस्पॉन्स था राहुल गांधी के प्रति, पार्ट 2 में उस रिस्पॉन्स में इजाफा आप देखती हैं या वहाँ कुछ और देखती हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप इजाफा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान सड़कों पे होगा। देखिए, ये जो भारत यात्रा थी, जिस वक्त ये चल रही थी उस टाइम लोग एसेस नहीं कर पाए थे इसका इम्पैक्ट। हालांकि मैं तो उस वक्त भी बहुत होपफुल थी और आपको याद होगा पिछले वीडियोस अगर आपके निकाल के देखे जाए तो
तो आई वॉज द ओनली वन जिसने ये कहा था कि आगे भारत की राजनीति में पद यात्राएं राजनीति का एक टूल बन के उभरेंगी, कि सबको करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो प्लानिंग की बात आ रही है सेकंड रथ यात्रा की, उसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी तो कुछ साथ चलेंगे, कुछ जयंत चौधरी भी साथ चलेंगे, जो कि पिछली बारी में नहीं था। तो इस बार तो जिस स्टेट से गुजरेगी उस स्टेट के नेता साथ चलेंगे। और इसका जो डिविडेंड जो भारत यात्रा का जो कांग्रेस को मिला है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, और इस बात को कांग्रेस के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता और जो लोकप्रियता इस यात्रा के बाद से बढ़ी है, वो तो उसको तो कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से भुनाना चाहेगा, और भुनाना भी चाहिए। और राहुल गांधी एक सक्षम नेता है। आप ये देखिए ना कि कांग्रेस, एक तो कांग्रेस इस मामले में सौभाग्यशाली है कि उनके पास फिजिकली फिट एक नेता है जो इतना चल सकता है बिना थके। अदरवाइज अदर पार्टीज के पास, अब बीजेपी है, बताइए इनमें कौन से जो कद्दावर जो इनके नेता हैं कौन चल सकते हैं? तो उनको बड़ी परेशानी है कि अगर चाहें भी तो वो नहीं चल पाएंगे। तो जो ये जो इस यात्रा के बाद से, जिसको कहते हैं ना कि संसद और सड़क दोनों में ही कांग्रेस बड़ा अच्छे तरीके से इस वक्त उतरी हुई है पूरी तैयारी के साथ। और राहुल गांधी अगर संसद तो जब भी संसद सत्र आएगा उसमें आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा वो अगर सड़क पे चलते हैं और जनता के साथ कनेक्ट स्थापित करते हैं, तो और जो ये जिस विचारधारा के खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके खिलाफ लगातार इसी तरह खड़े रहे तो कांग्रेस का आप देखेंगे कि ग्राफ बहुत ऊंचे जाएगा। और आज जो जनता जिस तरीके से त्रस्त है, देखिए आप अगर अपनी ही डिबेट्स का पिछले एक हफ्ते का 15 दिन का वो उठा के देखें पूरी हिस्ट्री, तो आप देखिए कि टर्मोइल, मतलब इतना ज्यादा उबाल, अनरेस्ट, परेशानी, विषाद लोगों के अंदर। कभी मणिपुर हो जाता है, कभी नूह हो जाता है, कभी ट्रेन में गोलियां चल जाती हैं, कभी किसी आदिवासी के ऊपर एक बीजेपी का नेता पेशाब करने लगता है। मतलब एक उबाल आया हुआ है देश की राजनीति में। जनता निजात चाहती है इससे, उनके दिमाग पे बड़ा गलत असर पड़ रहा है इसका। अभी जैसे आप बता रहे थे कि हम तो बच्चों को देखने नहीं देंगे अपने वो डिबेट, तो आप माहौल देखिए ना क्या हो गया है कि नेता जो कि एक उदाहरण होना चाहिए बच्चों के सामने, बच्चों को कहा जाता था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, उसमें है कि नेता तुम ही हो कल के। अब बच्चे अगर वो नारायण राणे और निशिकांत दुबे को बोलते देखेंगे तो वो तो वैसे ही नेता बन के खड़े हो जाएंगे हमारे सामने बच्चे। तो ये इस देश का माहौल हो गया है कि आप बच्चों को ये तक नहीं कह सकते कि आप इस तरह के नेता बनना। तो ऐसे माहौल में तो राहुल गांधी जैसे जो शालीन, सभ्यता के दायरे में बोलने वाले लोग, जो अपने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, संवेदनशील हैं, जो दूसरों के दुख के प्रति करुणामयी जिनका हृदय है, एक नए किस्म की राजनीति है राहुल गांधी की। तो वो राजनीति का उदाहरण जब वो सड़क पे चलेंगे तो इस बार तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुखरित होगा और जनता के बीच में बहुत अच्छे से प्रसारित होगा। और इसकी जरूरत है। देश जो है, देश की जो चेतना है वो बहुत ज्यादा आहत हो चुकी है, छलनी हुई पड़ी है राजीव जी चेतना, उसको हीलिंग टच की जरूरत है। और आपने हीलिंग टच, जो आप राहुल गांधी हीलिंग टच कैसे देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई वैद्य जी बन के बैठ जाते हैं वहां कि वे आओ जी हीलिंग टच देता हूं आपको, ऐसा नहीं है। वो जिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली, आपने देखा कि किस तरीके से मजलूमों को गले लगा लेते हैं, एक मैकेनिक आता है ग्रीस में, उसके लिपटे हुए कपड़े गले लगा लेते हैं, विकलांगों को उन्हीं के स्तर पे जाके उन्हीं के साथ बैठ के, मजदूरों को, मतलब वो ये क्लास का और किसी चीज का वो डिफरेंस ही नहीं रखते। और आपने देखा भी होगा महिलाएं भी बेझिझक उससे मिल रही हैं। तो ऐसे नेता, अब ये निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं तो उससे क्या अंदाजा लगाएंगी महिलाएं सुन के, जिस तरीके की बकवास वो कर रहे हैं वहां पे। तो ये चीजें जो राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा है, ये डेफिनेटली 2024 के लिए तो देखिए आधी लड़ाई तो राहुल गांधी का जब से डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगा है, कांग्रेस ने आधी लड़ाई तो तभी जीत ली है। और जिस दिन राहुल गांधी सड़क पे उतरे और यात्रा शुरू हो गई, इन्होंने होने दी सेंटर वालों ने, तो आप देखिएगा कि इसका परिणाम एक देश में एक अजीबोगरीब एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ेगी
लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत यात्रा शुरू हो तो हम भी इसमें शामिल हों, इस ऐतिहासिक हम भी सहभागी बने। जी राजीव जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखा जाए कि इस गुगली को कैसे देखते हैं आप, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की गुगली, और दूसरी तरफ जो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी हम बीच बीच में कर ही रहे हैं, और अगर ये अब एक रिकॉर्ड तो राहुल गांधी कायम कर चुके हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ, और ये अब अगर पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो शायद ही कोई आने वाले वर्षों तक ये रिकॉर्ड तोड़ पाए। इतनी हिम्मत करने की गुंजाइश जो है, या इतनी हिम्मत करने वाला नेता शायद ही आगे आने वाले वर्षों में हम देख पाएँ। यहाँ तो नेता बनते ही लोग कितने फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, हम देखते ही हैं। पूरी कमाई जो है वो शरीर पे दिखाई देती है। जी राजू जी, और शरीर को ले जाने के लिए उनको बहुत जरूरी होती है कि बोलेरो या बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको खरीदनी बहुत आवश्यक हो जाती है, या थार में अपने आप को डालना पड़ता है, छोटी गाड़ियों में वो फिट नहीं हो पाते हैं बेचारे। खैर, ये जो आपने कहा कि राहुल की गुगली, इसको गुगली की बजाय मैं एक बैटिंग की तरह से देखता हूं। याद कीजिए 2005 का विशाखापट्टनम का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच, सौरव गांगुली ने अपनी जगह पर प्रमोट करके भेज दिया था महेंद्र सिंह धोनी को, और उसने 128 बॉल पे 125 बॉल पे 148 रन बनाए थे, और भारत को क्या, दुनिया को एक महान क्रिकेटर मिला था। आज मैं गौरव गोगोई का भाषण सुनकर चमत्कृत था। देखिए कांग्रेस के पास कितनी बढ़िया इस समय लीडरशिप है कि तीनों के तीनों गैर हिंदी भाषी हैं, लेकिन कहीं भी गोगोई के भाषण में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जैसी बढ़िया शानदार उन्होंने हिंदी बोली आज, जिस हिसाब से उन्होंने आते ही जो है पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था। आप देखिए, सबसे पहली बात तो हम बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ध्यान देते हैं। आज आपने अगर गौर किया हो तो जो विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, इनकी भी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष जी, लोकसभा के अध्यक्ष सॉरी ओम बिरला जी हैं। आज एक वो पराजित व्यक्ति की तरफ बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा जाने दिया, सब कुछ चलने दिया। और जहां तक कि प्रहलाद जोशी की बात है, इन्होंने जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाया उसके बाद वहीं पे थोड़ा बहुत शोरगुल हुआ, और गौरव गोगोई ने अपने भाषण को इतना अच्छा बुना था। देखिए उन्होंने सबके बात कह दी कि अमित शाह भी जाके आए, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात भी जाके आए। तो वहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं रह गया था कि शोर शराबा करे, और बहुत स्मूथली उनका भाषण गया। मुझे तो लग रहा था कि शुरुआत से ही जो है अच्छी खासी वो शुरुआत हो जाएगी बीजेपी के बेंचेस से, लेकिन बीजेपी के बेंचेस के पास ऐसा कुछ नहीं था। गौरव गोगोई का भाषण काफी स्मूथली गया, अच्छा सुना गया, और जो उनका एक राहुल गांधी ने अपनी जगह उनको जो भेजा वो एक बहुत अच्छा निर्णय था। अब देखिए होगा ये कि राहुल गांधी संभवतः आखिरी दिन बोलेंगे, संभवतः, हम कह नहीं सकते कि वहां पर क्या सोचा जाएगा, कैसी रणनीति बनती है, फ्लोर पर और क्या किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन जो है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी ये बात हो रही है, क्योंकि पूरे देश में आज जो है गोगोई का भाषण बड़ा चर्चित रहा है। आप देखिए कितने लोगों ने उसको सुना, और अब जो भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कल से ये जो नारायण राणे वाला जो आपने बताया, नारायण राणे को सबने सुना उनको बोलते हुए, बहुत ही असंसदीय और अमर्यादित ढंग से उन्होंने बैठने के लिए कहा किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे परसों के आते आते इस तरीके से पूरे के पूरे सदन का माहौल बना दिया जाएगा कि राहुल गांधी का भाषण और उसके बाद उसका अगर जवाब होता है, मोदी जी देते हैं, तो ये पूरा का पूरा शोर शराबे में न जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी योजना बन रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है मणिपुर की, जिसके आधार पर ये लाया गया है। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो जहां पे उन्होंने पिछला भाषण छोड़ा था कि अदानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं, वहां से फिर से शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, ये जो हाल की घटनाएं हैं, नफरत का जो वातावरण पूरे के पूरे देश में फैलाया गया है, उसमें नूह भी जुड़ जाएगा, उसमें जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर हुआ हादसा भी जुड़ जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। तो राहुल गांधी इन सब चीजों का इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन देखना यह है कि परसों के दिन, अंतिम दिन, जब ये दोनों का भाषण होगा तो किस तरीके से जा सकता है। दूसरी बात, सोनिया गांधी के हंसने का एक कारण मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत ही बचकानी बात कही जा रही है कि आप अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। जो बेटा इतने बार सांसद रह चुका, एक ऐसे परिवार से आता है जिसने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, उसको आप कह रहे हैं कि वो सेट करने के लिए। अरे भाई, अगर उसे सेठ ही होना रहता तो वो क्या पिछले 2 बार, पहली बार कैबिनेट मंत्री बन सकते थे 2004 में, उसके बाद वो 2009 में चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। यहां तक कि जब उन्होंने लोकपाल का जो विधेयक फाड़ा था तो उस समय तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो मैं उनके अंडर काम करने के लिए भी तैयार हूं। तो उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो सेट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, दामाद को भेंट करने की बात, इन्हीं के हरियाणा में, मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा में ही उनके दामाद को क्लीन चिट दे दी गई है कि लैंड डील के बारे में। अब आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है कि सोनिया गांधी क्या भेंट करने जा रही है अपने दामाद को, वो भी थोड़ी खुलासा कर देते। लेकिन जिसको कहा जाता है कि अमर्यादित और अशिष्ट बात का सबसे अच्छा जवाब शिष्टतापूर्ण और संयमित होता है। सोनिया गांधी ये करती रही है। आप देखिए, सोनिया गांधी को धोखा देकर जिन लोगों ने एनसीपी बनाई थी, संगमा साहब भी थे उसमें। संगमा साहब की लड़की अगाथा सेंगमा को अपने इसमें मंत्री बनाने की विशेष रूप से अनुरोध करके सोनिया गांधी ने ही बनवाया था। सोनिया गांधी, ये परिवार जो है, ये नफरत से, बदला लेने से, कुचलने से, इन सब चीजों से ऊपर है। अगर इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती तो आप ये जान लीजिए कि वो अपने स्वभाव, अपनी तासीर में कभी भी सुधार नहीं कर सकती। इस परिवार ने देश को ये दिया है, ये आपके सामने है, ये किसी की तारीफ करने की बात नहीं है। आप देखिए किस तरीके से राज्यों में भी गए जहां पे उनकी सरकारें नहीं है, गले मिले, लोग जा रहे हैं। मणिपुर में उनका क्या स्टेक है, लेकिन वो गए, बाकायदे वहां उन्होंने सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे। तो ये मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल और परसों, कल पूरे दिन में इस तरीके का पूरा वातावरण संसद के अंदर बनाया जा सकता है कि अगले दिन चर्चा ही ना हो। भाई, एक चीज जो मैं पूरी नहीं कर पाया कि गौरव गोगोई के अलावा देखिए जो कांग्रेस के जो ये है अधीर साहब जो है, रंजन अधीर साहब, पूरा नाम भूल रहा हूं, तो वो और मल्लिकार्जुन चौधरी, ये और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी दक्षिण भारतीय हैं। लेकिन कितना अच्छा हिंदी इन लोग बोल रहे हैं। एक हिंदी के छात्र होने के नाते वाकई हम लोग के लिए खुशी की बात है कि ये भी आज इन्होंने जो भाषण दिया, मारूलस पूरा कैप्चर किया उन्होंने। राजीव जी, एक असमिया, एक बंगाली, एक कन्नड़, आप देखिए यही हिंदुस्तान है और इसीलिए इंडिया है। गठबंधन में इंडिया शायद इसीलिए है कि चारों दिशाओं से, हर तरफ से आप अगर उधर कश्मीर जाइए, कश्मीर में देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब सिर्फ अब अकेले रह गए हैं अपनी पार्टी में। उनकी पार्टी के तमाम नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता जो छोड़ के गए थे, सब फिर से कांग्रेस के साथ आ गए हैं। तो एक अकेला उधर हैं, यहाँ तो एक अकेला वाली बात चलती है ना, तो एक अकेला उधर भी हैं। लेकिन चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, कांग्रेस के खेमे में हर दिशा से नेता हैं और इंडिया जो है इसीलिए शायद मजबूत दिखाई देता है। और इसीलिए चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो इधर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार हों, अब देखें तो आप अखिलेश यादव हों, या अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हों, ये तमाम नेता आप देखिए कि लगातार राहुल गांधी को बैकअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो होता है ना कि एक खिलाड़ी है, अब फुटबॉल के मैच में आप देखते होंगे कि एक जो है वो फुटबॉल लेके आगे बढ़ता है और उसके पीछे कितने खिलाड़ी साथ साथ चलते हैं। और चाहे हॉकी के खेल में भी आप देखे होंगे। तो यहाँ खेल है, ये सियासत का खेल है, जिस खेल की बात हम कर रहे हैं, और इस खेल को अलग अलग ढंग से देखने समझने की ज़रूरत है। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास भी जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर आऊँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। अमलेंदु जी, इस गूगली के फेर में कैसे फंसी हुई दिख रही है आपको भाजपा? क्या राहुल गांधी का नाम लेके महाभारत की कहानी, अश्वत्थामा वाली कहानी शायद याद आती है? जब स्वामी जी के पास आऊँगा तो शायद उस कहानी को थोड़ा और अच्छे ढंग से बताएंगे कि पहले से बताया गया एक जो जाल बिछाया जाता है
वो जाल बिछा करके उसके बाद राहुल गांधी चुपचाप मुस्कुराते हुए नजर आए। सोनिया गांधी भी मुस्कुरा रही हैं और लड़ रहे हैं उधर कि अरे आपने तो कहा था कल कि राहुल गांधी को बोलेंगे, राहुल गांधी पहले आकर भाषण देंगे, और आज राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जो परेशानी थी, वो जो झल्लाहट थी, वो 12 बजे नजर आ रही थी। 12 बजे से लेकर 12:10 तक वो वही तमाशा हम लोगों ने देखा है। बहुत मजेदार था। अमलेंदु जी, राजीव जी, और उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे देखते, सबके चेहरे पे 12 ही बज रहे थे। 12 बजे भाजपा के नेताओं के चेहरे पे 12 ही बज रहे थे। और मुझे लगता है कि बेचारे घबराए हुए इस बात से थे, वो पोस्टर उनके ऊपर हावी हो गया था, आ रहा हूं। जो कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया कि मैं आ रहा हूं, तो वो उसी से घबराए हुए थे कि मैं आ रहा हूं जो है ये आ गया है। तो घबराए भी उससे थे। और फिर जो पर्चियां जो लेकर के आए थे, असल में जो नकल करने वाले विद्यार्थी होते हैं राजीव जी, वो चिट बना करके ले जाते हैं। अब फिर वो चिट जो है वो कोई जो है पैंट की जेब में घुसेड़ लेता है, कोई नाले में घुसेड़ लेता है, कोई बगल में दबा लेता है, कोई कान में दबा लेता है, इस तरीके से करते हैं। दो प्रोफेसर, मैं शिक्षकों का बेटा हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि क्या क्या करते हैं सब। छात्र नेता भी रहा हूँ, तो मुझे इसलिए भी मालूम है कि क्या क्या सब होता है जी। तो होता क्या है राजीव जी कि वो चिट्ठी जो है निकाल के ले जाते हैं। जब जैसे आपने कहा कि वो केमिस्ट्री का पेपर होता है, तो लेके तो जाते हैं वो केमिस्ट्री का ही। अब वो लेके जाते हैं कि पहले अध्याय की चिट बना करके, और सवाल आ जाते हैं अध्याय 2 से, तब वो पहले अध्याय में ही, मतलब दूसरे अध्याय में पहले अध्याय की चिट जो है वो गुजरने की कोशिश करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे, वो दूसरे अध्याय में पहले अध्याय की चिट जो थे वो गुजरने की कोशिश कर रहे थे। अब बेचारे क्लास में आगे बैठ के पढ़े होते, और कायदे से अगर पढ़े होते, भले ही शिशु मंदिर में पढ़े थे, कोई गुनाह थोड़ी शिशु मंदिर में पढ़ना। हालांकि शिशु मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए अच्छे बच्चों को, लेकिन अगर पढ़ भी लिए थे शिशु मंदिर में तो कोई गुनाह नहीं हो गया, चलिए पढ़े तो थे ही। लेकिन अगर वहां भी क्लास में आगे बैठ के पढ़े होते, तो चिट्ठी तैयार करके ले गए थे, तो कम से कम वो चिट्ठी थी वो पहले दूसरे दोनों पन्ने के लिए करके जाते। लेकिन वो जो थे वो पहले अध्याय की जो चिट्ठी थी वो दूसरे अध्याय में लगा रहे थे कुल मिला के। दूसरी बात राजीव जी, आज जो ओम बिरला साहब थे, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आज उनके ऊपर बहुत तरस आ रहा था। और वो तरस जो था वो इसलिए था कि उनकी देह भाषा देख करके, उनका चेहरे के हाव भाव देख करके साफ लग रहा था कि आज मन मार के ओम बिरला साहब जो बैठे हुए हैं, और अगर उनका बस चले और कोई ईडी वीडी उनके घर अगर ना चली जाए, तो वो इस्तीफा दे करके चले जाए लोकसभा अध्यक्ष के पद से। मतलब उनके चेहरे से ऐसा जो था वो मालूम पड़ रहा था। चूंकि खतरे हैं ईडी वीडी के, चूंकि वहां केंद्रीय मंत्री सदन में अगर खड़े हुए कह सकती है तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे, तो विपक्षी लोगों के लिए थोड़ी है, किसी के लिए भी हो सकता है, ईडी कहीं भी जा सकती है। तो आज उनका चेहरा जो था वो देखने लायक था, और वो लग रहा था कि वो किस तरीके से किंग कर्तव्य जो है वो ओम बिरला जी दिखाई पड़ रहे थे कुल मिलाकर के। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज राजीव जिस तरीके से अपने शरीर में पेश किया, एक बात तो ये है कि दूसरा सबको ये लगता है कि जो मणिशंकर अय्यर ने कहा था वो उसे साबित करना है, और सच साबित करना है, और ये साबित करना है कि नहीं आपने जिस व्यक्ति के लिए कहा था उससे ज्यादा है हमें। तो ये सब जो ये साबित करने की भी तैयारियां थी। अब वो साबित कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन प्रयास जो थे वो सब किए गए मणिशंकर अय्यर को सच साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि अय्यर साहब अगली बार से आप हमारा भी नाम लीजिएगा। तो ये सब वहाँ सब कोशिशें हो रही हैं। कुल मिला के राजीव जी, मुझे लगता है कि 70 सालों में सदन में जितनी घटिया कहा जाए कि सत्ता पक्ष की तरफ से आज बहस हुई है, वो जो है वो काबिले गौर है। और 70 साल के लोकतंत्र जो है, मतलब 70 सालों का कहा जाता है, 12-70 साल, हालांकि वो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन चूंकि 70 साल जुमला है, तो उस जुमलेबाजी में 70 साल जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और वास्तव में डेमोक्रेसी जो है वो डेंजर में है, ये दिखाई पड़ता है। वो चुनाव हो या ना हो, और चुनाव में क्या हो क्या नहीं, वो अलग का चीज़ है, लेकिन जो संसद में बहस का स्तर जिस तरीके का दिखाई दे रहा है जी, उससे निश्चित तौर पे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र खतरे में। जी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वही लोकतंत्र, उसी देश का लोकतंत्र अगर खतरे में हो तो ये दुखद है। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लोकतंत्र में कुछ कुछ चीज़ें, इसी देश में जो कुछ चीज़ें पिछले दिनों हुई हैं, उससे लगता है एक उम्मीद बंधती है। जैसे राहुल गांधी को की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी, ये न्यायपालिका पर एक भरोसा फिर से जगाता है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण कहीं से दिखाई देती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का जो उनका बंगला था वो भी वापस देने का आदेश हो गया है। अब ये राहुल गांधी के ऊपर है कि वो बंगला लेते हैं या नहीं लेते हैं।
ये उनके ऊपर है। तो ये भी एक उम्मीद दिखती है। लेकिन साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा की अब घोषणा हो चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से मेघालय तक होगी। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। गुजरात से मेघालय तक भारत जोड़ो यात्रा, और इस यात्रा से अब एक नया कीर्तिमान राहुल गांधी बनाने जा रहे हैं। पूरब, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब, चारों दिशाओं को नापने वाला अकेला नेता राहुल गांधी होने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती सामने, और ये जो होगा ये समाप्त लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा, जनवरी के महीने में हो जाएगा समाप्त। कितनी बड़ी चुनौती इसको आप समझते हैं, देखते हैं सत्तारूढ़ दल के लिए? देखिए राजीव जी, मैं 6 महीने पहले गुजरात गया था और कीर जो फॉरेस्ट है वहां गया था। तो जब मैं जीप में बैठा था तो मैंने जो वन रक्षक थे उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि शेर आसपास है। उन्होंने कहा शेर आसपास है इसका पता चलता है जब छोटे मोटे जानवर, सियार टाइप के जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तो मुझे लगता है लोकसभा में वही हो रहा है, कुछ जानवर जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, गायब हो गए। खैर, आपने पूछा कि इस पदयात्रा का क्या प्रभाव होगा। देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश वाले मेरा गृह प्रदेश है, लेकिन अब मैं ये गुस्ताखी करता हूं, कह देता हूं। देखिए, साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो बुद्धि और मन दोनों का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हमारा नॉर्थ, जो गोबर पट्टी जिसको कहते हैं, हम लोग जो है बुद्धि का कम उपयोग करते हैं, दिल का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये वाली यात्रा जो होगी, पद यात्रा, ये सारे कीर्तिमान तोड़ेगी। इतने कीर्तिमान तोड़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग जो है ना, जैसे उनको मंदिर मस्जिद में उलझा दिया गया है, ये राहुल गांधी को जब देखेंगे, बहुत साल पहले, वर्षों पहले, हजारों साल पहले ये देखा था एक राजपुत्र को, जब वो चला था और भगवान बन गया था। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, ये जो नॉर्थ बेल्ट में चलेगा ये आदमी, आप देखिएगा साउथ के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो दिल से सोचते हैं। और जब ये दिल से सोचेंगे तो इनको समझ में आएगा कि वो जो एक काल्पनिक चीजें हैं उससे ज्यादा यथार्थ अपने सामने देख रहे हो। एक आदमी को चलते हुए देख रहे हो जो तुम्हारे बस्तियों में जाएगा, तुम्हारी झुग्गियों में जाएगा, तुम्हारे जहां रिक्शे वाले बैठते हैं, 3 व्हीलर वाले बैठते हैं, वहां जाएगा, वहां चाय पिएगा, चाट खाएगा और आप लोगों के साथ गोलगप्पे खाएगा। तो ये बिल्कुल दृश्य जो है बिल्कुल बदल जाएगा। साउथ की जो यात्रा थी उससे 4 गुना रिस्पॉन्स आपको उत्तर, ये जो नॉर्थ बेल्ट है यहाँ पे राजीव जी आपको देखने को मिलेगा, और पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। जी, पूरा परिदृश्य बदलते हुए, और इसका असर आप ये तय मानिए कि आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। जरा आपके पास भी आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं इसको, और जो कुछ चल रहा है, खासकर अविश्वास प्रस्ताव पर इधर चर्चा चल रही है। अभी आज पहला दिन बीता है, दूसरा और तीसरा दिन है। तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलना तय माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का इंतज़ार, अभी भी सदन में उनके भाषण का इंतज़ार है, जो फरवरी के महीने के बाद से, फरवरी में जो उनका आखिरी भाषण था उसके बाद से नहीं हुआ है। और राहुल गांधी अभी भी नए नवेले हैं, री एंट्री है राहुल गांधी की। तो कैसे देखा जाए राहुल के भाषण से लेकर के और अब नई पदयात्रा तक? देखिए राजू जी, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर के हम लोगों ने जो बातें की, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की एक पंक्ति याद आ रही थी। इसमें कृष्ण ने चेतावनी दी कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज जो लोगों ने बोला, आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसे ही लोकतंत्र की बुनियाद अंबेडकर, नेहरू और गांधी ने रखी थी, और इसके लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने शहादत दी थी। क्या आपने ये महसूस किया? ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता पहुंच गई है जो इस देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये मकसद सिर्फ आज का नहीं है। ये 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया था कि ये संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है। तो वो लोग
जो इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। उसका मतलब है कि जो इस देश में गांधी का अपना सपना था कि अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना, अंबेडकर का जो अपना ख्वाब था कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी स्थापित हो, और इन 70 सालों में, मैं 75 नहीं कह रहा हूं, 70 सालों में जो हाशिए के तबकों से एक मिडिल क्लास निकल करके आया और उसने उस सपने को जो गति दी है, उससे घबराने वाले ये लोग हैं। ये जानते हैं कि फिर हमारा जो सांस्कृतिक वर्चस्व है वो टूटेगा और उन्हें भी आम आदमी की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसे में जब उनके हाथ में सत्ता आ गई है तो फिर से वो अट्टहास करने लगे, अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। और उनके सामने एक वो व्यक्ति है, मैं फिर से एक हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कविता का ही जिक्र करूंगा, निराला की राम की शक्ति पूजा। और उसमें जब राम रावण के युद्ध के सामने हताश और निराश होते हैं, क्योंकि वहां अहंकार था, पाखंड था, झूठ था, छल था और अटूट ताकत थी, उसके बाद जो राम ने शक्ति का संधान किया और तब रावण का वध हुआ। अब मैं उस बात को रेखांकित करना चाहता हूं जो आपका अगला सवाल था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक्चुअली वही शक्ति का संधान है, जहां से राहुल गांधी उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और ये उन्होंने करके दिखाया। पहली भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से पूरा देश उमड़ पड़ा राहुल गांधी के साथ, मैं तो कई बार आह्लादित होता हूं ये सोच करके वो छोटे छोटे बच्चे जो राहुल गांधी के कंधे पर बैठ करके उनके दाढ़ी को सहलाते थे, वो विकलांग जो राहुल गांधी की तरफ हाथ बढ़ा करके देखते थे, उन आंखों में वो क्या सपना था, वो कौन सा आकाश वो देखना चाहती थी आंखें। राहुल गांधी वो अब बन करके सामने आ चुके हैं और ऐसे में जो भी सत्ता हो, जो भी अहंकार हो और जो भी वो ताकत हो, अगर राहुल गांधी की तरफ वो इस तरह से अट्टहास करेगी या सोनिया गांधी की तरफ, इस देश के लोग माफ नहीं करने वाले हैं। और इसलिए मैंने दिनकर को कोट किया था कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। और राहुल गांधी दूसरे भारत जोड़ो यात्रा में उस पार्ट 2 में उस बेल्ट में होंगे जहां पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता स्थिर है। दक्षिण भारत में तो गायब हो चुकी है। राहुल गांधी दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में उनसे काफी ऊपर चले गए। इस भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 में आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी की वो जो लोकप्रियता अभी स्थिर है वो डाउन होगी और राहुल गांधी अपने सालों के जरिए, सौहार्द और प्रेम के संदेश के जरिए वो भारत को बनाने के लिए इस देश के लोगों को एकजुट करेंगे। और राहुल गांधी ये सब सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी किसी पद के लिए नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी में कोई अहंकार नहीं है, राहुल गांधी में कहीं कोई आपको गुस्सा भी नहीं दिखाई पड़ता होगा आजकल, क्योंकि इन सब चीजों से राहुल गांधी ने अपने आप को मुक्त कर लिया है। और मुझे तो ये लगता है कि जब ये दोनों यात्राएं होंगी और सत्ता परिवर्तन होगा 2000 में, एक बात को लेकर के मैं पहले भी शायद कह चुका हूं कहीं और, कि शांति का नोबेल प्राइज राहुल गांधी के कदमों में होगा। ये मुझे अभी से पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि जो वो व्यक्ति कर रहा है आज के तारीख में, ये पूरे दुनिया का इतिहास कि जिस भारत में गांधी पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, उस देश में जो अभी मीनू जी कह रही थी कि एक औरत ही औरतों का रेप करने के लिए पुरुषों को दे देती है, और ये कोई मणिपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। 2002 के गुजरात दंगों में इसी तरह के दृश्य देखने में आए थे और ये पूरी परिपाटी बना दी गई जहां औरत ही औरत की दुश्मन हो जाए। राहुल गांधी फिर से उस विवेक को, जिसने जो खो गया था कहीं,
वो जो नागरिकों का जो एहसास जो कहीं खत्म कर दिया गया था, वो जो अर्जित डेमोक्रेसी थी उसके एहसास को जहां कहीं खत्म किया जा रहा था, उसको वापस लाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, मुतमईन हैं कि राहुल गांधी कामयाब होंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो नोबेल प्राइज उनके पास होगा। जी, नोबेल प्राइज से पहले अभी राहुल गांधी को बहुत कुछ करना है। और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की सुगबुगाहट ही नहीं, बल्कि अब तो आधिकारिक तौर पर अगर किसी प्रदेश का मुखिया जो है कांग्रेस का, वो अगर कह रहे हैं, नाना पटोले कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की पूरी तैयारी हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ इस पर कांग्रेस काम कर रही है। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है प्रशांत टंडन जी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत गुजरात से होगी। और गुजरात जो है वो गृह राज्य है मोदी जी और अमित शाह दोनों का। इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मैं उसी में बात करना चाह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है, इसका अब मतलब क्या और ये क्या अचीव कर सकती है, क्या इसका हासिल होगा। लेकिन उसके पहले जो अब अविश्वास प्रस्ताव पे जो हुआ है काफी मजेदार है। और देखिए विपक्ष ने क्या किया कि विपक्ष के पास न्यूमेरिकल विक्ट्री का, यानी संख्या की जीत का कोई मौका नहीं था, तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई कि इस मैच को ग्रिप में रखना है। ये 3 दिन का जो मैच है, तो पहले दिन तो देखिए वो गौरव गोगोई का झंडा गड़ गया वहां पे। आज का जो पवेलियन में लौटे हैं तालियों के साथ, वो गौरव गोगोई लौटे हैं। और बाकी गाली गलौज की जो एक आलोचना है वो दूसरी तरफ है। तो आज का मैच तो उन्होंने फिक्स कर दिया। कल देखिए इसमें हो सकता है कि स्मृति ईरानी को आगे बढ़ाया जाए, हो सकता है रविशंकर प्रसाद को आगे लाया जाए, जो हमेशा आते हैं। ये ओवर एक्सपोज्ड हैं और इनकी मीडिया में बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो जाती है सोशल मीडिया पे। तो इनको आगे लाना भी कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी। तो अब कल के लिए बीजेपी के लिए संकट का समय है। आज तो मैच हार गए वो, कल इस नुकसान को रिकवर कैसे करेंगे, क्योंकि परसों दोनों लोग बोलेंगे और वो मैच जो है बराबरी के स्तर पे रहेगा। कल का संकट है बीजेपी के सामने। कल हम लोग देखते हैं कि बीजेपी क्या करती है। अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, देखिए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 क्यों जरूरी है, क्या स्ट्रेंथ है। हम लोग बचपन से वो सुनते आए हैं कि किसी की जान जो है तोते में होती है। तो तोता कौन है? वो ये तोता जो है ये मीडिया है, ये जो आईटी सेल है, ये जो व्हाट्सएप है, इसका मुकाबला आप उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। नफरत का मुकाबला नफरत वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। नफरत का मुकाबला मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऑफलाइन यानी सीधे सीधे जनसंपर्क से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की दुकान की या नफरत के खिलाफ अभियान की इसी क्षेत्र में है जहां से राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं। 2002 में वो वहां पे बीज रोपे गए थे, जिसकी फसल जो है हरियाणा तक फैल गई है और उत्तर पूर्व तक चली गई। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और का जवाब बीजेपी के पास या मोदी जी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी टर्फ नहीं है, ये उनकी पिच नहीं है। उनकी पिच सोशल मीडिया है, उनकी पिच ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जहां उनके अपने लोग हैं जी। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उनकी पिच से उनको अपनी पिच में लाएंगे और यही रणनीति जो है वो कामयाब होगी। क्योंकि नफरत का जो जवाब है, आप नफरत का जवाब
उनके पिच में जाके नहीं दे सकते, क्योंकि आप उस मीडिया को बदल नहीं सकते। ये मीडिया इसी तरह नफरत फैलाएगा समाज में, ये सोशल मीडिया पे इसी तरह से झूठ और फरेब रहेगा। इसका मुकाबला आप सीधे जनसंपर्क से कर सकते हैं, और ये मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी उस तंत्र के बादशाह हैं जो तंत्र को वो कंट्रोल करते हैं, जो नफरत वाले चैनल हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और जो सोशल मीडिया के ट्रोल हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में उस अपनी एक अलग पिच पे काम करेंगे, और ये जो है महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। बिल्कुल, 2024 का चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने होगी, और कितनी बड़ी चुनौती भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर के राहुल गांधी मोदी सरकार के सामने पेश करने वाले हैं। ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूं संजय जी। राहुल गांधी के सामने तो मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं। राहुल गांधी नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, और क्या होगा। तो राहुल गांधी का कोई स्टेक पे नहीं, स्टेक पे तो देश का है, हमारा आपका है। तो राहुल गांधी को जीतना हमारे आपके लिए जरूरी है, देश के लिए है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, और देश को ये समझना चाहिए कि वो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी है, और इसलिए वो रिस्क भी ले रहे हैं, इसलिए वो डर भी नहीं रहे हैं, इसलिए वो बहुत मजबूत हैं। वो भी स्वामी जी ने कहा शेर के बारे में, तो शेर के बारे में मुझे बताया गया था शायद वो सिंह के लिए था, वो दाढ़ी वाला जो होता है उसके लिए, कि वो जब निकलता है तो बदबू बहुत फैलती है, और बदबू से पता चल जाता है कि आसपास कहीं है। तो अभी जिस ढंग से बदबू फैल रही है उससे लग रहा है कि सिंह आ रहा है, और सिंह जैसा आता है वैसा आएगा। तो ये स्वामी जी की बात में मुझे जोड़ना था। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स अभी तक रही है राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए, तो मैं पहले कह चुका हूं कि वो जानते थे कि सबसे बड़ा विरोध या सबसे सक्षम विरोध वहीं से आ सकता है, उन्होंने उसको डैमेज किया पूरा, और राहुल गांधी ने डैमेज होने दिया। अब वो सही है गलत है अलग बात है, लेकिन अब वो जिस ढंग से उसका मुकाबला कर रहे हैं, या उसको कंपनसेट कर रहे हैं, या वापस जिस ढंग से आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये उनकी तैयारी थी। इन्होंने इनको 9 बॉल खेलने दिए, और ये 9 बॉल खेल खेल के अपने आप को उस्ताद समझते रहे, और अब इनको बताया जा रहा है कि खेला तो ऐसे जाता है। तो अब इनको खेल सिखाया जा रहा है, और इसमें जैसे इन्होंने कहा कि कोई गैर कांग्रेसी, गैर गांधी नेहरू परिवार का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बना दिया। जो कहा इन्होंने कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट ना हो, राहुल गांधी ने दिखा दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब लोग ही उनके पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इस तरह से उन्होंने मोदी जी की चालों को बुरी तरह से पीट दिया है, और बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं। इनके पास जो इनका शस्त्र है वो मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह है। सोशल मीडिया पे ये वैसे ही एक्टिव है, लेकिन अभी उधर कांग्रेस की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि उसका जवाब दिया जा रहा है। उसका जवाब लोग दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। एक उदाहरण था कि कल मनमोहन सिंह काफी देर तक बैठे रहे व्हील चेयर पे वोट देने के लिए, तो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि कांग्रेस की जिद थी, और एक बुजुर्ग और बीमार आदमी को संसद में बैठाया रखा गया वोट डालने के लिए। जबकि जब ये अपने मनोहर पर्रिकर बीमार थे, तो उनको भी ऐसे ही वोट के लिए ले आया गया था, नाक में पाइप लगे हुए, बैग लटका करके। और तब अमित शाह ने ट्वीट किया था कि देश के लिए मनोहर पर्रिकर जो है वोट देने के लिए आए हैं इस हालत में। तो अगर मनोहर पर्रिकर वोट देने के लिए लाए गए तो वो देश के लिए लाए गए थे, और मनमोहन सिंह अगर वोट देने आए थे तो कांग्रेस की जिद थी। तो ये इस ढंग से सोशल मीडिया पे फैलाते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब इसका जवाब दिया जाने लगा है। पहले लोग जवाब नहीं देते थे, और जो जवाब देते थे उनको बुरी तरह ट्रोल किया जाता था। मैंने आज लिखा, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के जवाब में मैंने लिख दिया कि जो राज्यसभा का सदस्य है, जिसे बनाया गया है और जो बना है, उसकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे भी आए हो सकते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो अमित शाह ने भी ट्वीट किया था। तो सोशल मीडिया पे ये लोग जिस ढंग से कर रहे हैं, उसका मुकाबला कांग्रेस भले नहीं कर रही है, जनता अब कर रही है।
तो ये भी अच्छी बात है। तो इस सब का असर होगा और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस लिहाज से बहुत मजबूत स्थिति में है और इनका जो चाल थी या इनका जो आइडिया था वो बहुत ही घटिया था या कहिए फेलियर था और उसके मुकाबले जो जवाब आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उम्मीद काफी अच्छी है और राहुल गांधी काफी मजबूत स्थिति में है। बाकी तो देखा जाए। राजीव जी बिल्कुल, राहुल गांधी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसका मतलब इंडिया मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इंडिया जो है अब राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और अब अगली प्लानिंग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की है और उसमें इंडिया का साथ होगा। क्योंकि आप देखिए सदन के अंदर भी जितनी बार गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बातें कहीं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को पीछे जो बैठे हुए तमाम सांसद थे माफ़ करें, वो उनको इशारा करते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि हम इंडिया ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है आपके सामने रखा है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव से लेकर के अब भारत जोड़ो यात्रा तक कहानी ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है। कल अभी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा है, कल स्मृति ईरानी को बोलना है, आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद का नाम नहीं है लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। और आज जब निशिकांत दुबे परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे तो संसद टीवी का जो कैमरा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ दिखा रहा था। तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं और निशिकांत दुबे भी बीजेपी के ही सांसद हैं जो ये बात कर रहे थे। चलिए, कुछ चीज़ें जो हैं, बार बार मैं कहता हूं कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं, वहां आपको कुछ भी कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। बिना कैप्शन के तस्वीर में आप उतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं जिन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं। अखबारों में ये हम लोग बहुत करते रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में आप लोगों ने। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत जी ठीक है। हाँ जी, हम लोगों ने बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं। हर समय देश के सामने ये उत्सुकता रहती थी कि जवाब प्रधानमंत्री क्या देंगे, लेकिन मजेदार बात यह है बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं और सब ये इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है और ये बड़ा ऑब्जर्वेबल है, ये मैं कहना चाहता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंतजार, प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे इसका इंतजार रहता था इतने सारे अविश्वास प्रस्ताव में जो हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन यहाँ जो ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव अभी चल रहा है, जिस पर चर्चा चल रही है, 3 दिनों तक चर्चा चलनी है। पहले दिन का मैच विपक्ष ने यानी इंडिया ने जीत लिया है बकौल प्रशांत टंडन जी, और अभी दूसरा दिन का खेल बाकी है और तीसरा फाइनल डे जो है वो भी आना बाकी है। अब देखना है कि इधर का सचिन तेंदुलकर यानी कि इधर के जो राहुल गांधी हैं वो कितने नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, दूसरे दिन आते हैं यानी दूसरे नंबर पे आते हैं या तीसरे नंबर पे आते हैं। गेम मज़ेदार है और सामने कौन चौका मारता है, छक्का मारता है, तो बहुत कुछ होना बाकी है और उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। साथ साथ जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की कहानी आगे बढ़ेगी उसकी रिपोर्ट भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रशांत जी आपका, संजय जी आपका, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़ी थी, मीनू जैन जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए बहुत